तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा लोक सेवा चयन आयोग की तरफ से परीक्षा होने वाली है अप्रैल में। उसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए समान जीके के प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमारा ये छठवां सेट होने वाला है और ये जो घटनाचक्र समसामयिकी है उसके ओर से ये प्रस्तुति है। तो चलिए देर न करते हुए इसमें एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोगों से कि जैसे आप लोग पूरा सेट देखते हैं तो अपना नंबर जरूर मेंशन कर दिया करिए कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं 30 में। तो उससे थोड़ा सा पता चलेगा कि तैयारी किस लेवल की आपकी हो रही है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक चर जिसका दूसरे चर पर कारणात्मक प्रभाव पड़ता है कहलाता है। एक चर जिसका दूसरे चर पर कारणात्मक प्रभाव पड़ता है वो कहलाता है। आपके ऑप्शन है आश्रित चर, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्र चर, तीसरा है मिश्रित चर और चौथा ऑप्शन है बाह्य चर। तो इसका जो सही आंसर होगा, एक चर जिसका दूसरे चर पर कारणात्मक प्रभाव पड़ता है वो स्वतंत्र चर कहलाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। स्वतंत्र चर को उस चर के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे वैज्ञानिक रूप में या जिसे वैज्ञानिक प्रयोग में बदला या नियंत्रित किया जा सकता है। यह किसी परिणाम के कारण या कारण का प्रतिनिधित्व करता है। स्वतंत्र चर वे चर हैं जिन्हें प्रयोगकर्ता अपने आश्रित चर का परीक्षण करने के लिए बदलता है। ये याद रखिएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा के निर्माण हेतु निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। पहला ऑप्शन है जल वाष्प, दूसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है उच्च तापमान, चौथा ऑप्शन है हिम। इसमें सही ऑप्शन होगा दोस्तों सूर्य का प्रकाश, दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश नाइट्रोजन ऑक्साइड N2NOx से और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण के साथ एक धुंध पैदा करता है। तो प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण के साथ एक धुंध पैदा करता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रभावी अभिव्यक्तिशील अध्यापक सुनिश्चित करेगा। पहला ऑप्शन है शिक्षण में एकरूपता, दूसरा ऑप्शन है छात्र अधिगम परिणाम, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत आदर्शों में परिवर्तन और चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक एकीकरण। तो आपने सही सोचा होगा, इसका जो ऑप्शन होगा बी सही होगा, छात्र अधिगम परिणाम। तो एक प्रभावी अभिव्यक्तिशील अध्यापक छात्र अधिगम परिणाम सुनिश्चित करेगा। संचार बेसिकली अधिग्रहणशील या जिसे हम ग्रहणशील और अभिव्यंजक दोनों प्रकार की क्रिया होती है। शिक्षकों को अपने छात्रों को सुनने के साथ साथ चीजों को स्पष्ट रूप से समझाने में कुशल होना चाहिए। किसी भी सामग्री के प्रस्तुतिकरण में शिक्षक के विचारों में स्पष्टता आवश्यक है। साथ ही जटिल विचारों या तथ्यों को सरल करते हुए छात्रों तक प्रेषित करना भी महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, छात्र अधिगम परिणाम। हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, शोध के निम्नलिखित में से किस विधियों में या किस विधि में परिकल्पनाएं आमतौर से व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त होती हैं। शोध की किस निम्नलिखित विधि में परिकल्पनाएं आमतौर पर व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त होती हैं। पहला ऑप्शन है विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, दूसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक विधि, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि और चौथा ऑप्शन है कार्योत्तर विधि। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऐतिहासिक विधि। तो बेसिकली शोध की ऐतिहासिक विधि में परिकल्पनाएं आमतौर से व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में होती हैं। ऐतिहासिक विधि में जो हो चुका है उसे दोहराया नहीं जा सकता, अतः हमें साक्ष्यों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए परिकल्पनाएं आमतौर पर अव्यक्त रूप में होती हैं। और अगर इसके बारे में और अच्छे से पढ़ना है तो एक और सीरीज चलाई जा रही है घटनाचक्र समसामयिकी की जो पुस्तक है सामान्य जीके के लिए थ्योरी के हिसाब से उसको कवर किया गया है। तो उसके 2 यूनिट कवर कर दिए गए हैं इसी चैनल पे, तो उसको आप देख सकते हैं और ज़्यादा स्पष्टीकरण इसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित चरों के प्रकारों में किसमें वास्तविक शून्य बिंदु होगा। निम्नलिखित चरों के प्रकारों में किसमें वास्तविक शून्य बिंदु होगा। पहला ऑप्शन है नामित, जिसे हम नॉमिनल कह सकते हैं, फिर है क्रम सूचक, तीसरा ऑप्शन है अंतराल या इंटरवल और लास्ट ऑप्शन है अनुपात या जिसे हम रेशियो कहते हैं। इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों अनुपात होगा, डी नंबर सही होगा या डी विकल्प सही होगा। तो अनुपात में बेसिकली वास्तविक शून्य बिंदु होता है, अनुपात में वास्तविक शून्य बिंदु होता है। सामान्यतः
माप पैमाने के 4 स्तर होते हैं। एक तो नामित या नामिक जिसे हम नॉमिनल कहते हैं, फिर है क्रम सूचक, फिर है अंतराल और चौथा है अनुपात। अनुपात पैमाने के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को स्कोर में अंतर तथा स्कोर के सापेक्ष परिणाम दोनों की तुलना करने की अनुमति होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदर्शन प्रणाली संभाव्यता पर आधारित है? तो छठवां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रदर्शन प्रणाली यानी सैंपलिंग जो मेथड है, सैंपलिंग मेथड संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिस्टिक या प्रोबेबिलिटी पर आधारित है? पहला ऑप्शन है सुविधानुसार प्रतिदर्श, दूसरा ऑप्शन है कोटा प्रतिदर्श, तीसरा ऑप्शन है निर्णय प्रतिदर्श और चौथा ऑप्शन है स्तरबद्ध प्रतिदर्श। इसमें जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी होगा, स्तरबद्ध प्रतिदर्श। ये बेसिकली जो प्रतिदर्श प्रणाली है, सैंपलिंग प्रणाली है, ये संभाव्यता पर आधारित है। तो स्तरबद्ध जो प्रतिदर्श प्रणाली है संभाव्यता पर आधारित होती है। वस्तुतः जिस प्रतिदर्श प्रणाली में जनसंख्या के सदस्यों के प्रतिदर्श में शामिल किए जाने की संभाव्यता ज्ञात होती है उसे संभाव्य प्रतिदर्श प्रणाली कहते हैं। क्या? जिस प्रतिदर्श प्रणाली में जनसंख्या के सदस्यों के प्रतिदर्श में शामिल किए जाने की संभाव्यता ज्ञात होती है उसे हम संभाव्यता प्रतिदर्श प्रणाली कहते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। अब हम सातवां क्वेश्चन देखेंगे कि वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो होप कि आप लोगों ने इसका आंसर सोचा होगा। उसका जो सही आंसर होगा बी होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषकों को बेसिकली शामिल किया गया है। 8 पोल्यूटेंट को शामिल किया गया है, जिसमें 8 पोल्यूटेंट कौन कौन से हैं? तो पहला है PM10, PM2.5, फिर है NO2, फिर है SO2, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर O3 यानी ओजोन, फिर है NH3, फिर है PB जिसे हम लेड कहते हैं। इनको शामिल किया गया है और इनको 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है संतोषजनक, पहला है अच्छा, दूसरा है संतोषजनक, फिर है मध्यम, फिर है प्रदूषित, पांचवा है खराब और चौथा है खराब, फिर है बहुत खराब और लास्ट में है गंभीर। इस प्रकार उपयुक्त में से जो N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस की सबसे बड़ी या सबसे बड़ा निमज्जक है या सिंक होल है? सबसे बड़ा सिंक CO2 का कौन है? पहला ऑप्शन है वन, दूसरा ऑप्शन है महासागर, तीसरा ऑप्शन है हिमचादर और चौथा ऑप्शन है चारागाह। तो बेसिकली कार्बन सिंक क्या होता है? एक प्रकार का प्राकृतिक या कृत्रिम भंडार है जो वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को भौतिक एवं जैविक पद्धति से संग्रहित करता है। तो प्रमुख जो कार्बन सिंक हैं उसमें वन क्षेत्र आते हैं, चारागाह आता है, मृदा आती है और महासागर आते हैं। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं, थ्योरी से मतलब नहीं, हमें बस पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा सिंक कौन सा है एज फार एज CO2 इज कंसर्न। तो सबसे बड़ा जो सिंक होल है इसमें दोस्तों महासागर होगा। आपका ऑप्शन 2 सही होगा, महासागर सबसे बड़े सिंक होल होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर है नौवां जो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रणाली में राउटर का क्या है? राउटर क्या है बेसिकली? तो ये पहला ऑप्शन है एक परिकलन उपकरण है, दूसरा ऑप्शन है एक आउटपुट उपकरण है, तीसरा ऑप्शन है नेटवर्किंग उपकरण है और चौथा ऑप्शन है एक इनपुट उपकरण है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। जो राउटर है कंप्यूटर प्रणाली में एक नेटवर्किंग उपकरण है जो 2 या 2 से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम करता है या OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। राउटर डेटा पैकेटों को उनके IP एड्रेस व आधार पर मार्ग रूट या रूट प्रदान करता है। तो बेसिकली राउटर होता है डेटा पैकेट्स को उनके IP एड्रेस व आधार पर मार्ग प्रदान करता है या रूट प्रदान करता है। 10वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? आपके ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश की तंतु, चौथा ऑप्शन है समेकित परिपथ या जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कह सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन डी होगा, समेकित परिपथ। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। तीसरी पीढ़ी संगणक यानी जिसे हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं, उसका जो प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? 1964 में इसका प्रारंभ हुआ था। इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसे हम समेकित परिपथ कहते हैं, जो कई ट्रांजिस्टरों से युक्त एक डिवाइस होती है। अब 11वां क्वेश्चन है मशीनी भाषा मशीन लैंग्वेज में किन 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है 1 2, दूसरा ऑप्शन है 0 1, तीसरा ऑप्शन है 1
3 और चौथा ऑप्शन है 0 2। तो मशीन लैंग्वेज में किन 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। तो 12वां क्वेश्चन है, जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह ब्लिंकिंग सिंबल दिखाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है लोगो, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है पॉम, चौथा ऑप्शन है कर्सर। तो बेसिकली इसे हम क्या कहते हैं? कर्सर। डी इसका सही आंसर होगा। तो जब हम कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता चिन्ह से ब्लिंकिंग सिंबल कहते हैं, वो उसे क्या कहा जाता है? वो कर्सर होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अब वे नियम हैं, खाली स्थान, वे नियम हैं जो दूर संचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद है। पहला ऑप्शन है बैंडविड्थ, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है डोमेन नाम, चौथा ऑप्शन है नेटवर्क सरफेस यूनिट। तो बेसिकली इसमें जो सही ऑप्शन होगा बी होगा, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वो नियम है, प्रोटोकॉल वो नियम है जो दूर संचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं, ये याद रखिएगा। प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब पर ऐसे नियमों के समूह को कहा जाता है जो इंटरनेट तथा अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करने हेतु बने होते हैं। 14वां क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में कार्योत्तर कानूनों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कार्योत्तर कानूनों को क्या कह सकते हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ संरक्षण हमें कौन सा कानून देता है? तो बेसिकली हमें अनुच्छेद सी या अनुच्छेद 21(1) में इसका प्रावधान है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ संबंधित जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 21, आर्टिकल 20(1) ये है। तो बेसिकली संविधान के अनुच्छेद 20(1) में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ या कार्योत्तर कानून से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20(1) के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसने ऐसा करने के समय प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण न किया हो तथा उस समय अपराध किए जाने के लिए जो शासित या जो अपराध आरोपित किया जा सकता था वह उससे अधिक का भागी नहीं होगा। तो बेसिकली एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है, जैसे मान लो भारत में जब निर्भया केस हुआ था तो उसमें उस समय जो एडल्ट की एज 18+ मानी गई थी, है ना, उसके पहले को नाबालिग की कैटेगरी में रखा जाता था। तो निर्भया केस हुआ, उसके बाद एज को 16 कर दिया गया या जो भी है कर दिया गया। अब इसमें से एक नाबालिग था तो उसको इस कानून के अंतर्गत जो कि 18+ एडल्ट मानता है के अंतर्गत उसको सजा नहीं पड़ सकती थी, ये बात है। तो आप जैसे मान लो कोई कानून है चल रहा है, उसमें प्रावधान है कि 18+ का जो उम्र का व्यक्ति होगा वही एक प्रकार से दंड का भागी होगा। कोई 17 साल का व्यक्ति करता है, उसका अपराध सिद्ध भी हो जाता है, लेकिन उसे सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो 18 साल का नहीं, चाहे जितना भी हीनियस क्राइम क्यों ना हो, है ना। तो आप पीछे से जाके जैसे मान लो आप जो लॉ आया उसमें 16 साल कर दिया जाता नहीं, लेकिन 16 साल आप कर सकते हो, लेकिन अब बाद के जो क्राइम्स किए जाएंगे उनमें 16 साल लागू होगा, उसमें 16 साल लागू नहीं होगा। ये है, ये संरक्षण हमें संविधान के अनुच्छेद 20(1) में दिया गया। अब है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना सर्वप्रथम घटी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपको पता होगा 1923 में हुई थी। चौरा चौरी कांड ये 1922 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? ये लगभग 1919 के बीच में हुआ था। मॉन्टेग्यू 1919 या 20 के बीच में हुआ था, 20 इसको मान लो आप। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो घटना हुई थी 1919 में आई थी। तो सबसे पहले डी ऑप्शन इसमें सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। तो बेसिकली जो मॉन्टेस्क्यू घोषणा हुई थी 1917 में ही हो गई थी, याद रखिए। और खिलाफत आंदोलन कब आया था? ये 1919 में आया था, 1919 में आया। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन है श्रावस्ती, दूसरा ऑप्शन है बलरामपुर, तीसरा ऑप्शन है कानपुर नगर, चौथा ऑप्शन है गाजियाबाद। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? कानपुर नगर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिले हैं, तो पहले तो कानपुर नगर ही है, दूसरा लखनऊ है, फिर है गौतम बुद्ध नगर, फिर है औरैया और लास्ट में है गाजियाबाद, यानी 5-6 है कुल मिला के।
अब 17वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। पहला ऑप्शन है कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के उत्तर के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में और भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो सही ऑप्शन क्या होगा? भूमध्य रेखा के उत्तर में कन्याकुमारी है वो स्थित है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि संसदीय सचिव किसके समक्ष अपनी शपथ ग्रहण करते हैं? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, चौथा ऑप्शन है मुख्य सचिव। तो बेसिकली संसदीय सचिव है ये मुख्यमंत्री के सामने अपने पद की शपथ लेता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड बेलेजली, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बेसिकली लॉर्ड बेलेजली ने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था। इंग्लैंड से आई बैपिस्ट मिशनरियों की त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी एवं विलियम वार्ड कलकत्ता में अपना कार्य प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली ने इन्हें विध्वंसकारी एवं शांति के लिए खतरा कहकर उन्हें कलकत्ता में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? पहला ऑप्शन है अम्बेडकर नगर, दूसरा ऑप्शन है जालौन, तीसरा ऑप्शन है सोनभद्र और चौथा ऑप्शन है ललितपुर। तो ये सही ऑप्शन होगा सोनभद्र होगा। तो आगरिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मुख्य रूप से निवास करती हैं, ये याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है देशी आंदोलन, फिर होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा ऑप्शन है असहयोग आंदोलन। आपको पता होगा स्वदेशी आंदोलन ये 1905 के समय आया था, होम रूल आंदोलन 1916 में था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में था और असहयोग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 के समय था और असहयोग आंदोलन ये 1920 के समय था। तो खिलाफत आंदोलन भी 1919 के समय स्टार्ट हुआ था, तो उसके समय संयोग आंदोलन चलाया गया। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय निम्नांकित में से कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष तो हो ही नहीं सकता, प्रधानमंत्री भी नहीं है। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन इसमें सही होगा। तो विधायिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम वार्षिक वित्तीय विवरण का कहते हैं, का प्रावधान किया गया है, जिसे बजट के रूप में हम कह सकते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है दिसंबर 1922, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 1923, तीसरा ऑप्शन है मार्च 1923, चौथा ऑप्शन है दिसंबर 1923। तो आपको ये पता होगा कि 1923 में इसकी स्थापना हुई थी, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में हुआ था, इसमें बी ऑप्शन सही होगा। इसके संस्थापक कौन थे? तो सी आर दास थे, चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इसके प्रथम सचिव भी थे। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण की दिशा में हमें व्यवस्थित करना है। पहला है काकीनाडा, दूसरा है मसूलीपट्टनम, तीसरा है नागपट्टिनम और चौथा है विशाखापट्टनम। तो नॉर्थ से साउथ में सबसे पहले क्या आएगा? विशाखापट्टनम आएगा, फिर काकीनाडा आएगा, फिर मसूलीपट्टनम आएगा और लास्ट में नागपट्टनम आएगा। तो 4 1 2 3 इसका आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये आप मैप में इसको चेक करिएगा और यही ऑप्शन आपका सही होगा, बी सही होगा। सबसे पहले सबसे उत्तर में विशाखापट्टनम है, उसके बाद काकीनाडा है, फिर मसूलीपट्टनम है और फिर लास्ट में नागपट्टनम है। 25वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया गया? विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो आपने सही सोचा है, लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेनकोव वेधशाला का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2024
24 को संघ राज क्षेत्र लद्दाख के हानले क्षेत्र में हुआ है। हानले क्षेत्र में हुआ है। इस वेधशाला का नाम मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट है। इस वेधशाला का उद्घाटन परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने किया था। 26वां क्वेश्चन है कि 13वें आईसीसी पुरुष विश्व कप 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन है इसका शुभंकर टोंक एवं ब्लेज था। दूसरा ऑप्शन है इसमें कुल 11 टीमों ने भाग लिया था। तीसरा ऑप्शन है दिल जश्न बोले इसका आधिकारिक गीत था। और चौथा ऑप्शन इसका आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के मध्य हुआ था। पहला ये ऑप्शन तो सही है। 19 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल हुआ था, आपको याद ही होगा। दिल जश्न बोले इसका आधिकारिक गीत था, ये भी सही है। इसका शुभंकर टोंक एवं ब्लेज थे, ये भी सही है। लेकिन इसमें कुल 11 नहीं 10 टीमों ने भाग लिया था, याद रखिएगा। जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जीता था भारत को हरा के। फिर है 27वां क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? पहला ऑप्शन है फकीउल्लाह, दूसरा ऑप्शन है बर्नी, तीसरा ऑप्शन है शम्स-ए सिराज अफीक और चौथा ऑप्शन है तुगलक शाह। तो सही ऑप्शन क्या होगा? फकीउल्लाह। फिरोज शाह तुगलक शासनकाल में राग दर्पण नामक पुस्तिका का फारसी भाषा में अनुवाद फकीउल्लाह ने किया था। राग दर्पण का मूल नाम क्या था? राग दर्पण का जो मूल नाम था ये मान कौतूहल था। मान कौतूहल इसका मूल नाम था। इसका संकलन ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर द्वारा किया गया था। यह पुस्तक संगीत की विविध विधाओं पर प्रकाश डालती है। तो फकीउल्लाह ने इसका राग दर्पण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अब हम सोचिए, ऐसे सोचिए, दो को मिलाना है और कौन सा सुमेलित नहीं वो पता करना है। अब है पनडुब्बी रोधी पोत है। फिर है निर्भय लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है ये। K4 ये बैलिस्टिक मिसाइल है नाभ की क्षमता से परिपूर्ण। जोरावर चौथा ऑप्शन है जोरावर प्रदूषण नियंत्रक पोत। तो जो गलत ऑप्शन होगा यही होगा, डी नंबर होगा जोरावर। तो जोरावर बेसिकली भारत का हल्का युद्धक टैंक है। ये भारत का हल्का युद्धक टैंक है, प्रदूषण नियंत्रक पोत नहीं। तो ये ऑप्शन सही होगा जो कि गलत सुमेलित है ना। जबकि समुद्र प्रताप भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत है। तो प्रदूषण नियंत्रक पोत का क्या नाम है? समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप ये भारत का प्रथम प्रदूषण नियंत्रक पोत है, समुद्र प्रताप। जबकि जोरावर क्या है? ये बेसिकली हल्का युद्धक टैंक है जिसका जलावरण, जो ये समुद्र प्रताप है प्रदूषण नियंत्रक पोत, इसका जलावरण कहाँ हुआ था? गोवा में अगस्त 2024 में हुआ था। फिर से हमें कौन सा सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है, सही है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा में है, सही है। एकात्मकता की मूर्ति ओमकारेश्वर में है, ये भी सही है। फिर राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र ये बेसिकली प्रयागराज में नहीं है दोस्तों, आपको पता होगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहाँ किया गया था? पटना में किया गया। पटना, बिहार की राजधानी पटना में इसका उद्घाटन किया गया। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। उसमें सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र होगा, सॉरी मध्य प्रदेश होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश ही है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना। अगर परसेंटेज वाइज पूछता तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है। पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये वाला सेट भी समाप्त होता है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। और अगर आपको इसको बहुत बृहद तरीके से पढ़ना है थ्योरी में, तो इसके लिए भी एक सीरीज चलाई जा रही है घटनाचक्र समसामयिकी की पुस्तक के संदर्भ में, तो उसको भी आप देख सकते हैं। 2 लेक्चर हो चुके हैं करंट अफेयर के, यानी पहली यूनिट और दूसरी यूनिट हो चुकी है, तो उसका आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।